अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनवाज़ मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के इस सेशन में मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू टेक्नीशियंस, आईसीयू टेक्नोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, इंटेंसिविस्ट और इंटेंसिव केयर और इमरजेंसी केयर के जितने प्रोफेशनल्स हैं उन सबको स्पेशल वेलकम करता हूँ इस सेशन में, जो कि आज का सेशन है कार्डियक अरेस्ट का जो एल्गोरिदम है उसके दो शॉकेबल रिदम हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, जो कि हम स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहे होंगे कि कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन और पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया शॉकेबल रिदम है। इनको मैंने इसलिए रेड लाइट किया हुआ है कि ये दोनों जो है ना वो शॉकेबल रिदम है। जब भी ये रिदम प्रेजेंट हो गए ड्यूरिंग सीपीआर तो ये शॉकेबल रिदम है, हमने इनको हाई एनर्जी से डिफिब्रिलेशन करनी है। आगे चलते हैं नाजरीन, ये पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया आपको नज़र आ रहा होगा कि पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रिदम शॉकेबल है। ये एक रिदम जो है ना वो शॉकेबल रिदम है, कार्डियक अरेस्ट का एक रिदम है। पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया ये एक शॉकेबल रिदम है, ये रेगुलर रिदम होगा। इसमें जो QRS कम्प्लेक्स हैं वो वाइड हो जाएंगे, वो 0.12 सेकंड से एक्सीड हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जो आम हमारा जो नॉर्मल QRS है वो 0.1 सेकंड से भी कम होता है और यहाँ 0.12 सेकंड से ये इसकी जो डेप्थ है वो फैल रही है, वाइड हो रही है, इसलिए हम इसको वाइड QRS कम्प्लेक्स पल्स वेंट्रिकल टैकीकार्डिया इसको हम कहेंगे, वाइड QRS। और ये रिदम रेगुलर है और एक शॉकेबल रिदम है, हम हाई एनर्जी के साथ इसको शॉक करेंगे। नाजरीन आगे चलते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड डिस्क ऑर्गेनाइज्ड रिदम है। देयर इज़ नो PQRS वेव्स, कोई वेव्स विजिबल नहीं है और ये हाई एनर्जी से इसको शॉक करते हैं। ये एक शॉकेबल रिदम है, कार्डियक अरेस्ट का रिदम है। आगे चलते हैं, आगे CPR की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है। पुश हार्ड, पुश फास्ट। पुश हार्ड कितना, 5 सेंटीमीटर तक हमारी डेप्थ आनी चाहिए, 5 से 6 सेंटीमीटर तक जो है ना हमारी डेप्थ आनी चाहिए, ताकि हमारा डीप कंप्रेशन होगा तो कार्डियक मसाज होगी, तो कार्डियक तक हम पहुंच सकेंगे। अगर सुपरफिशली हम करेंगे तो वो फिर CPR क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखेगा, वो क्वालिटी ऑफ CPR नहीं होगा, जस्ट फॉर्मेलिटी ऑफ CPR होगा। की पॉइंट याद रखें। अच्छा, स्पीड कितनी आनी चाहिए हमारी, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट आनी चाहिए। अगर मिनिमाइज इंटरप्शन इन कंप्रेशन के दौरान जो है ना वो इंटरप्शन जो है ना वो मिनिमाइज आनी चाहिए। अगर इंटरप्शन मिनिमाइज नहीं होगी तो हमारा जो CCF रेट है, चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा सर्वाइवल रेट भी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल थी वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि AHA के मुताबिक जो है ना मोर देन 80% जो है ना हमारा चेस्ट फ्रैक्शन कंप्रेशन रेट होना चाहिए, कि मोर देन 80% होना चाहिए, उसमें हमारा सर्वाइवल हो जाएगा, अच्छा सर्वाइवल है। अगर 80% से हमारा चेस्ट कंप्रेशन फ्रिक्शन रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर चेन ऑफ सर्वाइवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। आगे चलते हैं, अवॉइड एक्सेसिव वेंटिलेशन, यानी कि आपने एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करनी है। अगर एयरवे नहीं मेंटेन तो फिर आपने 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ करने हैं। अगर एयरवे एडवांस एयरवे प्लेस्ड है, ETT पेशेंट को डाल दी गई है तो फिर एवरी 6 सेकेंड्स के बाद 1 ब्रेथ आपने देना इन 1 सेकेंड। ये की पॉइंट है, ये याद रखने हैं, ताकि हम CPR तो कर रहे हैं लेकिन CPR की आप क्वालिटी को मेंटेन करना है। चेंज कंप्रेशनर एवरी 2 मिनट्स। एवरी 2 मिनट्स के बाद हमने कंप्रेशनर को चेंज करना है। जो कंप्रेशन देने वाले होते हैं उनको हमने चेंज करना है एवरी 2 मिनट्स के बाद। सूनर इफ फटीग, उससे भी पहले कर सकते हैं अगर वो फटीग में हूँ तो, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया ये है कि जब एक पर्सन जो है ना वो फटीग में आ जाए, वो एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर दूसरा जब उसको टेक ओवर करेगा तो आपने चेस्ट कंप्रेशन करते हुए 5 4 3 2 1 एंड स्विच, तब चेंज करना है। ये नहीं है कि एक
हट जाए और दूसरा आ जाए कि हाँ जी आ जाए, वो आते आते 5 से 10 सेकंड्स उसने ले लिए कि वो हैंड प्लेस्ड करते हुए तो टाइम, तो फिर इस तरह क्या होगा, ये मैक्सिमम इंटरप्शन हो जाएगी, हमारा CCF रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जो की पॉइंट है। आगे चलते हैं। इफ़ नो एडवांस्ड एयरवे 32 कंप्रेशन, यानी कि 30 कंप्रेशन होंगे, 2 ब्रेथ होंगे अगर एडवांस एयरवे प्लेस्ड नहीं है। आगे है क्वांटिटेटिव वेव फॉर्म। क्वांटिटेटिव वेव फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम CPR के दौरान कैप्नोग्राफी मेजर्स करेंगे, कैप्नोग्राफी लगाएंगे, तो फिर क्या होगा कि CO2 हमें मिल जाएगी कि CO2 कितनी है पेशेंट की। तो CO2 20 to 40 आनी चाहिए। अगर नहीं है तो इट्स मीन कि हमारा CPR सही नहीं हो रहा है। अगर CPR सही नहीं हो रहा तो हमने उसकी क्वालिटी को जो है ना वो रीअसेस करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है कि ड्रग्स हैं। अब इन रिदम्स के दौरान जो हम ड्रग्स देते हैं वो है एपिनेफ्रिन है, एवरी 3 to 5 मिनट्स के हम रिपीट करते हैं, और एम्यूड्रोन है, 3rd चैनल ब्लॉकर है, टाइप 3 चैनल ब्लॉकर है ये एम्यूड्रोन, ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग है एम्यूड्रोन, ठीक है। ये हम बोलस में 300 mg फर्स्ट डोज देंगे और सेकंड डोज इसकी जो है ना वो 150 होगी। और लाइडोकेन जो हमारे पास होगा वो उसकी फ़र्स्ट डोज 1 से लेकर 1.5 mg पर kg होगी, और सेकंड डोज इसकी 0.5 mg to 0.7 mg पर kg होगी। अच्छा, ये सामने आपने देख रहे होंगे कि ये एक डिफिब्रिलेटर है। डिफिब्रिलेटर में हमारे पास जो है ना वो इसके 4 मोड्स होते हैं कि इसके मोड्स अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली, जैसा कि आपने एक मोबाइल डिवाइस ली हुई है, उसमें आपने व्हाट्सएप भी नहीं इंस्टॉल किया हुआ, या व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया हुआ तो आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपने मैसेंजर नहीं इंस्टॉल किया हुआ या इंस्टॉल किया हुआ तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपकी डिवाइसेस में ऑप्शन मौजूद हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। व्हाट्सएप, वाइबर, इंस्टाग्राम जैसे कोई भी एप्लीकेशन आपके पास पड़ी हुई है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करें, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। इसीलिए इसमें 4 जो है ना मॉड्यूल्स होते हैं। नंबर 1 ये AED है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के तौर पर ये काम करता है। नंबर 2 जो है इसमें पेस मेकर है। जब पेशेंट का जो है हार्ट रेट गिर जाता है, लेस देन 40 हो जाता है, और पेशेंट को हम एट्रोपिन की 3 डोजेज़ रिपीट कर चुके होते हैं, और पेशेंट उसके बाद हम एट्रोपिन की डोजेज़ रिपीट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर जब हम एट्रोपिन की डोजेज़ रिपीट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमने पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग पैड लगाने हैं। जब तक हम अगर इमरजेंसी में किसी पेशेंट को ये CPR के बाद पेशेंट मुसलसल ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है और एट्रोपिन वहाँ वर्क नहीं कर रही है या एट्रोपिन की डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो फिर हम पेशेंट को TCP पैड पे डाल देंगे। TCP पैड पे डाल देंगे, एक्सटर्नल पेसिंग स्टार्ट कर देंगे और अपने कार्डियक फिजिशियन को कॉल कर देंगे कि कार्डियक फिजिशियन आए और थ्रू इंट्रावेनस इसको TPM प्लेस करें। TPM के बाद हम PPM पे जाएंगे, परमानेंट पेस मेकर पर जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आकर उसको रीअसेस करेगा। फर्स्ट हमारा काम ये कि हम इमरजेंसी में पेशेंट को TCP ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग पैड लगाकर तो पेशेंट का जो है ना वो हार्ट रेट मेंटेन रखें जब तक हमारा कार्डियक फिजिशियन आकर उसको थ्रू इंट्रावेनस जो है ना टेम्परेरी पेस मेकर नहीं प्लेस कर देता। नाज़रीन, ये की पॉइंट आपने याद रखना है। आपका पेशेंट जब भी इमरजेंसी में होगा तो आपने ये इस डिवाइस से आपने पेसर भी ऑन करना है। और इसका दूसरा ये है कि इसमें की पॉइंट ये है कि ये जो पैड हैं ये लैंडमार्क है, ठीक है। ये पैड हैं बिलो राइट क्लेविकल एंड अपर राइट निपल एंड अदर जो है ना वो एपेक्स में लगाना है। इसी यही लैंडमार्क है, यही क्राइटेरिया है AHA की जो नई गाइडलाइंस हैं, न्यू गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक यही क्राइटेरिया है। दूसरी बात यह है कि आपने जब शॉक देना हो तो तब भी यही क्राइटेरिया फॉलो करने। जो पहले स्टर्नम और एपेक्स वाला फार्मूला था या गाइडलाइंस थी वो चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें एक तो शॉक
एक इस डिवाइस से हम शॉक दे सकते हैं, दूसरा इस डिवाइस से हम एक्सटर्नल पेसिंग ऑन कर सकते हैं, तीसरा हम इसको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वो डिवाइस है जो कि आपको रिदम एनालाइज करके बताएगी, जो कि आपको स्टॉप सीपीआर की कॉल देगी, जिसकी प्रॉम्प्ट आपने फॉलो की, जिसकी आपने कमांड फॉलो करनी है। जो ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आपको कह रहा आपने उसी को फॉलो करना है, उसके मुताबिक चलना है, तो आपका सीपीआर हाईली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। नाज़रीन आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है एडवांस एयरवे। एडवांस एयरवे में आपने ईटीटी प्लेस हो गया, ठीक है, ABC करके आपने ईटीटी को चेक किया कि आपकी ईटीटी बायलेटरल एयर इंट्री उसकी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही, दोनों लंग्स में एयर इंट्री है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको एडजस्ट करना है, पुल या पुश करके एडजस्ट करके, तो फिर आपने सेकंड पर्सन को बताना है कि वो इसको रीअसेस करे, ताकि जो है ना वो वेव फॉर्म जो है ना, फिर उसके बाद जो है पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। क्या हमारा जो एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए। अगर एक लंग्स को ऑक्सीजन मिल रही है, दूसरे लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना वो कंप्रोमाइज्ड होंगी और वो पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक लंग्स से पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होगी और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डिप करेंगी। इसी तरह एयरवे को हम अटेम्प्ट करते हैं जब, तो सबसे पहले हम जो है ना उसको इसके साथ जो हमारे पास लैरेंजोस्कोप है हम उसके साथ इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम 2 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट के लिए हम कॉल करेंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया को कॉल करेंगे, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर थर्ड अटेम्प्ट करेंगे तो ये कंट्रा इंडिकेटेड है मेडिकली कि आपने प्लेन बी पे जाना है और वीडियो लैरेंजोस्कोप प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इसकी भी मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स हैं। इसकी 2 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। अगर यहाँ से भी हमारे सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो फिर हमने पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, हाइपर वेंटिलेट करके रीऑक्सीजनेशन करनी है, ठीक है। और फिर सैचुरेशन जो है ना मोर देन 90 करके फिर हमने थर्ड प्लेन की तरफ जाना है। प्लेन सी हमारे पास LMA है, लैरेंजल मास्क एयरवे है, जो कि आईजेल भी है और लैरेंजल मास्क एयरवे भी है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों में से एक को प्लेस कर दें, ये खुद बहुत ही पेशेंट की जो ट्रैकिया है उस पर जाके रुक जाएगा। जो एडल्ट होगा उसमें एडल्ट आपने प्लेस करना है, और पीड्स का होगा तो पीड्स को प्लेस करना है, पीड्स का प्लेस करना है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। तो फिर जाकर ये बिल्कुल आपके ट्रैकिया के ऊपर ये रुक जाएगा। वहाँ आप इसको एक इन्फ्लेट करने वाला है और एक आई जेल है जिसको इन्फ्लेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने आगे अपना एम्बू बैग लगा देना है, तो आपने जस्ट उसको कंटिन्यू करना है, ब्रीदिंग कंटिन्यू करनी है। चौथा प्लेन डी है हमारे पास, स्कैल्प फिंगर्स ट्यूब के साथ हमने जो है ना उसकी जो है ना करनी है, ट्रिकोस्टमी कर देनी है पेशेंट की। ये हमारे पास प्लेन डी है। बाज़ वक़्त एक्सीडेंटल केस आते हैं कि हमारे पास हमारा एयरवे ही नहीं होता, हमारे पास फेशियल जो है ना वो डैमेज हुआ होता है, तो फिर हम उस पेशेंट के पास हमारे पास प्लेन डी होता है कि हम फौरी तौर पर जो है ना उसकी ट्रिकोस्टमी कर दें और वहाँ से उसका एयरवे सेव किया जा सके। ये एक बेस्ट वे है कि हमारे पास प्लेन डी तक है। हमारे पास 4 प्लेन हैं एयरवे सिक्योर करने के। आगे चलते हैं नाज़रीन। आगे कार्डियक अरेस्ट की जो काजेज़ हैं वो रिवर्सेबल और ट्रीटेबल काजेज़ हैं कि हाइपोवॉल्मिया है, हाइपोवॉल्मिया के लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाए, पेशेंट हाइपो में चला जाए, हाइपोवॉल्मिक सिचुएशन में चला जाए। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग थी और फ्लूइड लेस हो गया और वो हाइपोवॉल्मिक शॉक में अगर चला गया, तो उसकी अगर हाइपोवॉल्मिक शॉक अगर ट्रीट की जाए तो शी और ही कैन बी रिवर्टेड। तो ये ट्रीटेबल काजेज़ हैं जो कि ट्रीट की जा सकती है। हाइपोक्सिया है कि उसकी ऑक्सीजनेशन लेवल कम हो गया है, उसको मेंटेन किया जाए तो वो रिवर्ट हो सकता है। हाइड्रोजन आयंस हैं, एसिडोसिस में पेशेंट चला गया, पेशेंट कीटो एसिडोसिस में था या एसिडोसिस में था, किसी भी वजह से पेशेंट जो है ना एसिडोसिस में चला गया, तो उसके अगर अंडरलाइन को ट्रीट किया जाए तो
ही और शी कैन बी रिवर्टेड, और ये सारे ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं। हाइपरकलीमिया, अगर पेशेंट का पोटाशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, हाइपरकलीमिया में चला गया, अगर उसको डीपोटाश किया जाएगा तो वो भी सेफ़ हो सकता है। इस तरह हाइपोकलीमिया, अगर लो पोटाशियम है, सोडियम है, तो फिर उसको ट्रीट किया जाए तो वो भी रिवर्ट हो सकता है, वो भी ट्रीटेबल कॉज है। इस तरह हाइपोथर्मिया है, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, कोल्ड हो रहा है, जब कोल्ड होगा, ठंड लगेगी, तो हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, ख़ास टेम्परेचर है कि 37 सेंटीग्रेड पर जो है ना हमारा जो है परफॉर्म कर सकती है, हमारी बॉडी जो है ना वो अलाइव रह सकती है, फंक्शन कर सकती है, हमारे वाइटल ऑर्गन जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। अगर इससे कम होगा 37 सेंटीग्रेड से, अगर हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। हमारा एक हार्मोनिक सिस्टम है, वो हार्मोनिक सिस्टम इस ख़ास टेम्परेचर के ऊपर काम करता है, तो वो हार्मोनिक सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे जो वाइटल ऑर्गन हैं उनमें ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वो जो है ना कार्डियक अरेस्ट का बायस बनेगी। ये की पॉइंट है। अगर हाइपोथर्मिया को मैनेज किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट कैन बी ट्रीटेड। ये सारी ट्रीटेबल काजेज़ हैं और रिवर्सेबल काजेज़ हैं। इनको अगर ट्रीट किया जाए तो पेशेंट जो है ना वो कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हाइपोग्लाइसीमिया, अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आ गया तो उसको भी अगर हाइपो मैनेज किया जाए, उसको BSR लेवल उसका मैनेज किया जाए तो वो भी रिवर्सेबल काजेज़ में है। एक पेशेंट को हमने हाइपो में रिसीव किया, तो अगर उसकी हाइपो मैनेज की जाए तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। रिवर्सेबल ट्रीटेबल काजेज़ हैं, जो कार्डियक अरेस्ट की जो ट्रीटेबल काजेज़ हैं वो बता रहा हूँ। आगे T की तरफ आए तो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जिसमें पॉइजनस हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। आगे टेम्पोनेट है, ठीक है, टेम्पोनेट में भी आप मैनेज कर सकते हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट में हम क्या कर सकते हैं। और आगे अगर देखा जाए तो आगे मेरे पास थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस को भी हम टेंशन नीमोथोरैक्स है, उसको भी मैनेज किया जा सकता है। अगर हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट मौजूद है, उसको पंक्चर करके उसको रिलीव कर दे, उसकी जो एयर है उसको रिलीज़ करके, तो हमारे टेंशन नीमोथोरैक्स जो है ना वो भी ट्रीटेबल काज है। यानी कि हमारे लंग्स और जो लंग्स की जो कैविटी है और जो चेस्ट है उनके दरमियान जो है ना एयर टाइट हो जाती है, एयर लॉक हो जाता है। जब एयर लॉक हो जाता है तो जो लंग्स की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है वो एयर। जो चेस्ट कैविटी और लंग्स के बिटवीन जो एयर लॉक हो जाता है उसको हम कहते हैं टेंशन नीमोथोरैक्स। तो अगर उस एयर को रिलीज़ किया जाए तो फिर क्या होता है, फिर ये ट्रीटेबल और रिवर्सेबल काज है। थ्रोम्बोसिस कॉर्नरी, अगर दिल में कहीं उसको कोई आप क्लॉट्स कह सकते हैं, उसको अगर थ्रोम्बोलाइज किया जाए या उसको स्टेंटिंग की जाए तो ही और शी कैन बी ट्रीटेड और रिवर्सेबल काजेज़ में आता है। इस तरह थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी, जब हमारे पल्मोनरी सिस्टम में थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है, उसको भी थ्रोम्बोलाइज किया जा सकता है। ये जो क्लॉट है उसको निकाला जा सकता है, उसको उस क्लॉट को एंटी जो मेडिसिन्स हैं जैसा कि हेपरिन हो गई है, जो एंटी क्लॉट्स मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो अगर दी जाए तो वो क्लॉट डिज़ाल्व हो सकता है। तो वहाँ से भी एक ट्रीटेबल कॉज है ये, और ठीक हो सकता है। पेशेंट ट्रॉमा में आया है जिसकी वजह से शॉक में चला गया, एक्सेसिव ब्लीड कर गया पेशेंट, या पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली है। ट्रॉमा के मेनी रीज़न हो सकते हैं। एक्सेसिव ब्लीड कर गया, अगर उसको फ्लूइड मैनेज किया जाए, उसको ब्लड उसको मैनेज किया जाए तो शी और ही कैन बी ट्रीटेड और रिवर्सेबल काजेज़ में आता है ये। नाज़रीन,
मैं आप सबका थैंकफुल हूँ कि आपने टाइम निकाला है मेरे लिए और मेरे साथ ये मेरी सारी वीडियो को आपने देखा। और जो न्यू मेंबर्स हैं, जो न्यू लोग हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल न्यू हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। और अगर इस सेशन के अंदर अगर कोई मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो आप ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि मैं उसको करेक्ट करूं और नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिदम है, अभी हमारे कार्डियक अरेस्ट के रिदम चल रहे थे जिसमें वेंट्रिकल फिब्रिलेशन थी और पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया था जो कि हाईली शॉकेबल रिदम है। तो आगे चलते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोलिक का रिदम होगा जो कि आपसे डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं कि ये जो डोजेज़ हैं इसकी शॉक की, ये 120 से 200 बायफेजिक में 120 जॉल से लेकर 200 तक हमने शॉक करना है और मोनोफेजिक में 360 का। और जो रिकमेंडेड है मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर वो कोई रिकमेंड करते हैं स्पेशली इस डिवाइस के ऊपर, जैसे मेंशन है कि VT और VF में आपने जो है ना 200 और 300 और 360 देनी है। इस डिवाइस जो लाइफ पैक की डिवाइस है इसके ऊपर तो मेंशन होता है। तो फेस ऑफ द डिवाइस आप देख सकते हैं। अगर किसी मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ने कोई स्पेशल रिकमेंडेशन दी है तो आप उनको फॉलो करें। अगर नहीं, आपको हाउ नाउ नहीं है तो फिर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि बायफेजिक आपके पास मशीन है तो आप 120 जॉल्स से लेकर 200 जॉल तक आप शॉक देंगे, इस पेशेंट को डिफिब्रिलेशन करेंगे। और दूसरे जो मोनोफेजिक है 360 जॉल्स और 360 जॉल्स से आप शॉक करेंगे। और जो सब्सिक्वेंट शॉक होगा वो भी आप 360 दे सकते हैं, यानी कि हाई एनर्जी डिफिब्रिलेशन करना है इस रिदम को आपने। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात में नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।